किसान भाइयों नमस्कार। ये आज का विषय है संजीवनी खाद का। इसके बारे में मैंने एक बार और आप लोगों को अवगत कराया है और बहुत सारे किसानों के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मेरे मन में आया कि चलो आज ये संजीवनी खाद को ज़रा ठीक से हम समझाते हैं। मेरे साथ ये मांडवी शिवम जी हैं और प्राकृतिक कृषि में बड़ा रुचि रखती हैं और इनसे मैंने कहा बीच में आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर लेना। जो किसान क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं किसानों की तरफ से। तो मित्र, चूँकि हम सारे लोग खेती करते हैं और खेती करते हैं अपने खुशियों के लिए, अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। खेती करते करते कहीं से हमारे दिमाग में लालच आया है धनार्जन का, और मैंने समझ लिया कि खेती एक व्यवसाय है, खेती एक धंधा है जिसमें मुझे धन कमाना है। तो हम आपको बता देते हैं, खेती विशुद्ध रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है और ये अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, और अगर मैं इसको अर्थशास्त्र का विषय बना लिया है तो फिर मेरे सामने जो संकटों का बाजार है वो आपको दिखाई दे रहा है। हमारे देश में जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें तो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा नहीं डलता है बट उतना नहीं डलता। लेकिन जो वेजिटेबल क्रॉप हैं, जो फ्रूट्स क्रॉप हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डलता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूँ तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे पेस्टिसाइड का कंजप्शन देश में कितना है, तो आंकड़ों के हिसाब से 42,000 करोड़ रुपए का बताते हैं कि पर एनम जो है पेस्टिसाइड हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन हकीकत कहीं उलट है। ये तो ऑफिशियली डाटा हैं। अनऑफिशियली अगर बात करें आप रिकॉर्ड, तो एक जो मेरी स्टडी है 2.25 लाख करोड़, हालांकि मैं ये बात बड़े संकोच से बोलता हूँ, इससे भी ज़्यादा फिगर है, यानी 1,75,000 करोड़ रुपए का और इससे ज़्यादा रुपए का कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक रसायन हम लोग यूज करते हैं। ये जो हम ज़मीन में डालते हैं इसका बहुत सारा अंश हमारी फसलों में जाता है और बहुत सारा अंश इस नेचर में चला जाता है। आज का जो विषय है, विषय 2 हैं। कई बार हमारे देश का जो सब्जी उत्पादक किसान है वो टमाटर बाज़ार में मंडी जाता है और टमाटर फेंक के आ जाता है, गोभी फेंक के आ जाता है, मिर्चा फेंक के आ जाता है, और कई बार वो खेत में सुसाइड कर लेता है। उसका रीज़न यही है कि उसने टमाटर बोया था इस लालच से कि 1 एकड़ में हमको 1 लाख रुपए की आमदनी होगी, और चूंकि ये हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मैनेज फील्ड नहीं है, इसमें कोई मैनेजर नहीं है। एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप कितना एरिया में बोई जाए आज तक नीतियों ने नहीं तय नहीं किया। किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है कि हम अपने स्टेट में अमुक फसल की खेती इतने एरिया में करेंगे। किसान अक्सर देखता है कि अमुक फसल पिछले साल अमुक चीज़ का रेट अच्छा था तो इस साल वो उसका रकबा बढ़ा देता है, और रकबा जैसे ही बढ़ाता है तो बाज़ार में आप जानते हैं मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, उपज ज़्यादा आ गई और डिमांड उतनी थी नहीं तो रेट बहुत तेज़ी के साथ गिरे, और गिरने पर वो घाटे में चला गया। घाटे में जाने की एक वजह है पेस्टिसाइड, फसल सुरक्षा रसायन। ये किसान हालांकि डालना नहीं चाहता, लेकिन आज की तारीख में 90% जो वेजिटेबल क्रॉप है वो सारी की सारी हाइब्रिड है, और हाइब्रिड बीज बेचने वालों का एक पेस्टिसाइड कंपनियों से एक टाई अप है, तो एक उसको कैटलॉग मिल जाता है कि भाई इस स्टेज पर आपको ये दवा तो देखो डालनी है, तो उस हिसाब से वो चलता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम 50 साल से इल्ली को मारते रहे, इल्ली नहीं मरी और तितली मर गई। माहू को मारते रहे, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालते रहे और केंचुआ मरता रहा। मच्छर को मारते रहे, मेंढक मरता रहा। और ये मैं बता दूं कि मर तो हम भी रहे, कोई माने या ना माने।
एक इंसेक्ट तो ऑल ऑफ सडन मर गया, दवा खा करके मर गया, मैंने कॉन्टैक्ट पॉइजन के द्वारा मार दिया या सिस्टेमिक पॉइजन के द्वारा मार दिया। मनुष्य अगर मर जाए ऑल ऑफ सडन तो भी ठीक है। ये रसायन मनुष्य को ना तो मरने दे रहे और ना ये जीने दे रहे। जो उत्पादक किसान है उसको भी ये ना तो जीने दे रहा ना मरने दे रहा। तो आज का जो विषय है मेरा कि नेचर में, क्योंकि आज प्राकृतिक खेती का युग है और लोग कहते हैं चलो प्राकृतिक खेती की ओर लौटना है। जब प्राकृतिक खेती की जैसी बात आती है तो बहुत सारे किसान ये प्रश्न करते हैं कि साहब प्राकृतिक खेती में चलो रसायन तो मैनेज कर लेंगे, जीवामृत डाल के, गोबर की खाद डाल करके, हरी खाद डाल करके, लेकिन उस इंसेक्ट का, उस डिजीज का क्या करेंगे? तो फिर एक विषय आता है कि नीमास्त्र, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क प्राकृतिक खेती के विषय हैं। हम जब अपनी वीडियो चैनल में डालते हैं तो 100 लोग हमको अच्छा कमेंट भेजते हैं और 4 लोग बुरे कमेंट वाले भी मिल जाते हैं। मैं साहर स्वीकार करता हूँ, आलोचक होने चाहिए और आलोचना कोई बुरी चीज़ नहीं है। उनके मन में ऐसा प्रश्न है तो वो हमसे प्रश्न करते हैं। चलिए, मुद्दा मित्र केवल इतना है कि ये 10 पर्णी अर्क हो या नीमास्त्र हो या आग्नेयास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अकौड़े की पत्ती, नीम की पत्ती, धतूरे की पत्ती, अरंड की पत्ती, लौकी की पत्ती, उसकी पत्ती, उसकी पत्ती, उसकी पत्ती। और कई बार हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसको जैव कीटनाशक, जैव फफूंदनाशक। नाशक मतलब नाश करने वाला, नष्ट करने वाला। मैं तो शब्दों पर चलते हैं तो जब कहते हैं जैव फफूंदनाशक, तो ये जैव फफूंदनाशक, नाशक माने फफूंद को नष्ट करने वाला, मारने वाला तो कोई जैव पदार्थ है नहीं, ना कोई इंसेक्ट को नष्ट करने वाला कोई जैव पदार्थ हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इनको मैनेज किया जा सकता है फसल का, पत्ती का टेस्ट बदल करके। तो ये जो संजीवनी खाद है, संजीवनी खाद के बारे में मैंने एक दिन और पहले बताया था, आज मैं बताता हूँ। और जो सब्जी ग्रोवर हैं उसको बड़े ध्यान से सुने, और मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि उनकी सब्जियों में जो पेस्टिसाइड लगता है वो पेस्टिसाइड लगभग बंद हो जाएगा। करना क्या है मित्र, जैसे आपने सुना होगा ह्यूमिक एसिड। अगर हम गोबर को, सूखे गोबर को पानी में डालते हैं तो वो ह्यूमिक एसिड बनाता है। गुड़ और गोबर, ये हमारे हाथ में ये गुड़ है जो हम ये संजीवनी खाद बनाएंगे, उसमें गुड़ हम डालेंगे। आपको तो डिस्प्ले के लिए थोड़ा सा गुड़ दिखा रहा हूँ, बताने में मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा। और ये मेरे हाथ में गोबर है। गोबर माने गोबर मैं कहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ गोबर माने गोबर, भैंस का गोबर हो, गाय का गोबर हो। तो गोबर है, गुड़ है और मूत्र, गौमूत्र समझ लें या कोई भी मूत्र समझ लें, और ये नीम की पत्तियाँ हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में लगेंगी। करना क्या है कि ये मेरे पास ड्रम है संजीवनी खाद बनाने का, और ये 100 लीटर का ड्रम 1 एकड़ किसान के लिए। फिर बता दूं, जैसे कोई किसान कहता है साहब मुझे तो 5 एकड़ में भिंडी बोना है, मैं नहीं, ये संजीवनी खाद कितना बनाऊं? तो आज मैं ये 1 एकड़ के किसान के लिए बात कर रहा हूं, और अगर कोई किसान 4 एकड़ में वेजिटेबल बोता है तो उस हिसाब से अपना मैनेज करे। एक ड्रम लिया, और इस ड्रम में 1 एकड़ का जो किसान है उसके लिए नुस्खा ये है, इसमें वो 20 किलो गोबर डालेगा। 20 किलो गाय का या भैंस का, ताज़ा होना चाहिए। और 10 लीटर गौमूत्र डालेगा, गाय का या भैंस का। और ये 3 किलो गुड़ डालेगा। और ये जो नीम की पत्तियां हैं, ये 10 किलो नीम की पत्तियां
क्रश करके, ग्राइंड करके, तोड़ करके, कुचल करके डालेगा। सर मेरा इसमें एक प्रश्न है कि जैसे आपने सामग्री में बताया कि हमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ और नीम की पत्तियां लेनी है, या फिर निमौली का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम नीम की पत्तियों की जगह पे अगर अकौड़े का पत्ता या कोई और पत्ता हम प्रयोग करना चाहें तो वो हम इस विधि में कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं बोला कि नीम की जो पत्ती है, इसका मैं इफेक्ट बता दूं। मांडवी पूछ रही हैं कि किसानों की तरफ से कि नीम की पत्ती किसी इलाके में नहीं है। जैसे हिमाचल में जाते हैं तो नीम के पेड़ बहुत कम मिलते हैं। तो अकौड़ा, धतूरा और वन तुलसी, यानी कि इसका नीम का जो काम है, नीम का, अकौड़े का, धतूरे का, हम कहते हैं नीम भी नहीं, अकौड़ा भी नहीं है, धतूरा नहीं, तो तंबाकू, टोबैको। करना क्या है कि जब ये गौमूत्र, गोबर, गुड़ के साथ, पहले तो आपका उत्तर दूंगा, पहले थोड़ा सा वो बस बता दूं। मैंने 20 किलो गुड़ और 10 लीटर गौमूत्र और 3 किलो गुड़ और 10 किलो नीम की पत्तियां डाली हैं। अब ये 20 और 10 30 और 10 40 और 43 किलो टोटल मटेरियल हो गया। इसमें 43 किलो मटेरियल डाल के 43 लीटर पानी डाल देंगे। अब आप किसान भाइयों सुनिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास नीम की पत्तियां नहीं भी मिलेंगी और निमौली भी नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे? तो 10 किलो नीम की पत्ती की जगह 5 किलो अकौड़े और 5 किलो धतूरा की पत्तियां काम करेंगी। अगर अकौड़ा और धतूरा भी नहीं मिलता है तो 1 किलो तंबाकू काम करेगी। ठीक है ना? अब नीम, अकौड़ा, धतूरा, तंबाकू का प्रयोग सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इसमें ये फर्मेंटेट होगी तो इसका जो रेजिड्यू इफेक्ट है, जब मैं फसल में इसको स्प्रे करूँगा तो ये इसका जो कड़वापन है, इसकी जो टेस्ट वैल्यू है, वो पत्ती के ऊपर स्टिक कर जाएगी। और जब कोई इंसेक्ट आएगा और उस पत्ती को खाएगा तो उसको पत्ती वो अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या हो, माइग्रेट कर जाएगा, वो दूसरे खेत में चला जाएगा। इतना सा काम है। तो नीम की पत्तियां यूज करिए, धतूरे की पत्तियां यूज करिए, अकौड़े की पत्तियां यूज करिए, और तीनों न मिले तो तंबाकू की पत्ती भी मैं यूज कर सकता हूं। कोई भी ऐसी चीज़ जो पत्ती की टेस्ट वैल्यू को ऐसा बना दे कि उससे इंसेक्ट ना खा सके। तो ये तो रही बनाने का नुस्खा कि नीम की पत्ती 10 किलो या अकौड़े की, धतूरे की पत्ती 5-5 किलो या तंबाकू की पत्ती 1 किलो और 3 किलो गुड़, 20 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र या मूत्र इसमें डालेंगे। और सिंपल जितनी क्वांटिटी 43 केजी ये हो गई, 43 केजी इसमें पानी डाल देंगे। और गर्मियों के सीज़न में 7 से 8 दिन और ठंड के सीज़न में 15 से 16 दिन के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में इसको ऐसे डंडे से हिला देंगे। अब देखिए 100 लीटर आपके पास बन गया। अब इसको खेत में डालना है। तो कैसे डालना है? सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई बीमारी और इंसेक्ट आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मत डालिए। इसको डालना कब है? अगर आपको आशंका है, देखिए क्रॉप बाई क्रॉप, फसल कौन सी फसल है उसके अनुसार किस इलाके का फार्मर्स है वो उसको पता है कि मेरी क्रॉप में अब ये बीमारी आने वाली है। तो बीमारी और इंसेक्ट आने के पहले, फिर बताऊं, अगर कोई बीमारी आ चुकी है और फिर आप इस संजीवनी खाद का प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगी। मैंने बोला ये फफूंद नाशक नहीं है, ये कीटनाशक नहीं है, ना किसी बीमारी को मारेगी ना किसी कीट को मारेगी। लेकिन हाँ, अगर पहले से मेरा ये उपयोग किया हुआ पत्ती में पड़ा हुआ है तो बीमारी और इंसेक्ट आएगा नहीं। तो चलिए, अगर आशंका है तो आशंका के पहले से डालना शुरू करिए और 20 दिन के बाद इसको कंटिन्यू स्प्रे करते रहेंगे। और अगर फ्लावरिंग के पहले तक ऐसी कोई बीमारी या इंसेक्ट आता नहीं है तब फिर इसको फ्लावरिंग के पहले से स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या काम करेगा? ये जो गौमूत्र और गोबर और नीम का मिला जुला इफेक्ट है, ये तो हमारे जो इसमें चूँकि एरोबिक माइक्रोब्स डेवलप हुए हैं और वो एरोबिक माइक्रोब्स मेरी लीफ में स्टिक कर गए हैं, तो हवा से जो फैलने वाली बीमारियां थीं उनके जब जर्म आएंगे
तो वो वहाँ पर उसको मार देंगे जो इसके पॉजिटिव माइक्रोब्स एरोबिक थे। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम अपने किसानों को एक एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। हाँ। कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया कैसे काम करता है? देखिए कि एरोबिक का दुनिया जानती है कि जो माइक्रोब्स डेप्थ में रहते हैं, पानी की डेप्थ में, सॉइल की डेप्थ में, ह्यूमन या एनिमल बॉडी के अंदर, उनको अनएरोबिक कहते हैं। और जो माइक्रोब सरफेस में रहते हैं, पानी की सरफेस में, सॉइल की सरफेस में और ह्यूमन और एनिमल बॉडी की सरफेस में, उनको एरोबिक कहते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रन करते हैं। जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी उड़ता हुआ जब मैं देखता हूँ, लेकिन पक्षी ऑलवेज नहीं उड़ता, उसको कहा गया नभचर, नभ में रहने वाला, बट वो सम टाइम के लिए उड़ता है, अदरवाइज वो फिर पेड़ में आके बैठता है। ऐसे ही एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो वाटर की सरफेस पर, ज़मीन की सरफेस पर, ह्यूमन बॉडी की सरफेस पर रहते हैं। तो चूंकि ये ड्रम मेरा रखा है और बैक्टीरिया धरती के ऊपर 10-15 फीट तक ऐसे रहता है, तो आप देखिए वो क्या करता है, वो लिक्विड पसंद है उसको। जो एरोबिक है वो आदमी के पसीने में वर्क करेगा, भैंस के पसीने में वर्क करेगा, या खड़े हुए पानी में रुकेगा। तो चूंकि इस ड्रम में पानी भरा है, दूसरा पानी में उसका भोजन भी है, गौमूत्र है, गोबर के अंश हैं, गुड़ की मिठास है, तो उसके कारण यहाँ बैक्टीरिया स्टे करेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और इसमें एक डेंस पॉपुलेशन क्रिएट करेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें एरोबिक बैक्टीरिया, ह्यूमिक एसिड और नीम की पत्ती का अर्क जो खराब टेस्ट है, तो वेजिटेबल में जब इसको हम 20-20 डेज बाद डालते हैं तो ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। आप देखेंगे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई, लीफ की शाइनिंग बहुत अच्छी है, जो फल आया उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी है, और चूंकि पेस्टिसाइड बच गया ना, फफूंदनाशक और कीटनाशक नहीं डालते, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। जो भिंडी, जो लौकी तीसरे दिन खराब हो जाती है, अगर कोई वेजिटेबल आप समझते हैं कि तोड़ के रख दी जाएगी 3 दिन के बाद खराब हो जाएगी, तो मैं कहता हूँ ये कम से कम 2 गुना ज़्यादा 6 दिन तक खराब नहीं होगी मिनिमम, अदरवाइज तो 15 दिन तक खराब होने वाली नहीं है। तो जैसे हम इसको बना रहे हैं, तो इसमें जो हम सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, जैसे गाय का गोबर है, गौमूत्र है और नीम की पत्तियों को हम क्रश करके डाल रहे हैं, तो ये एक बहुत गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। तो इसको हम फिर किस तरीके से अपने खेत में प्रयोग करेंगे? ठीक बात है। ये पूछते हैं लोग कि साहब मैंने ये संजीवनी खाद बना ली और आपने कहा था इसको छान करके प्रयोग करना है। नो डाउट ये प्रश्न बहुत अच्छा है किसानों के लिए कि इसमें से मैं कहता हूँ कि जो 100 लीटर है इसको 3 या 4 बार में मुझे स्प्रे करना है, यानी कि 20-20 डेज बाद हम इसको 3 बार या 4 बार तक यूज कर सकते हैं। और चूंकि हमें मशीन से स्प्रे करना है, तो इसमें जान लीजिएगा कि 35 किलो के आसपास तो ये गोबर और ये नीम की पत्ती और ये सब था। इसको छानना बड़ा मुश्किल है, छनेगा ही नहीं। तो छनेगा नहीं तो स्प्रे कैसे होगा? इसको क्या करते हैं, सिंपल कहानी, छानने का झंझट ही नहीं है। क्योंकि ये मेरा 80 केजी के आसपास की लेई है, 80 लीटर कह लो या केजी कह लो, इसमें से 30% निकालेंगे और एक 200 लीटर के ड्रम में जिसमें हम 150 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए हमको 150 और 100 लीटर पानी चाहिए। तो अगर 100 लीटर पानी चाहिए तो 100 लीटर एक अलग दूसरे ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में पानी भरूंगा और इससे 1/3 क्वांटिटी निकालूंगा हिला करके और इसमें डाल दूंगा और तेज़ी के साथ 20 मिनट तक डंडे से चला दूंगा। तो इसमें जो रसायन फार्म हो गए हैं, रस रसायन, उस पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। इसकी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे सेटल्ड हो जाएंगे और वो ऊपर का पानी आप ले लीजिए और उसको एक ही बार मार्किन के कपड़े से छानेंगे तो स्प्रे करने लायक हो जाएगा। क्या सर हम इसको नीम के झोंके से भी छिड़क सकते हैं अगर हमारा खेत छोटा है? यस, अगर कोई किसान 2 बिस्वा 4 बिस्वा छोटे एरिया में वेजिटेबल करता है
तो उसको ये मशीन नहीं भी है, कई किसानों के पास मशीन नहीं होती है, तो वो नीम का झोंका ले करके और वो बाल्टी में ले करके ऐसे डुबो करके और ऐसे ऐसे वो छिड़कते जाते हैं। वो नीम के झोंके से भी वो छिड़क सकते हैं, लेकिन ये छोटा किसान कर पाएगा, बड़ा किसान नहीं कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है मित्र, देखिए मुद्दा मेरा ये है संजीवनी खाद कि जो किसानों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लागत अपनी जगह है, लागत को भी घटाना है, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को भी ठीक करना है, और मनुष्य के हेल्थ को भी ठीक करना है। और अगर हम लोगों ने देर कर दी तो ध्यान रखिएगा, सॉइल में जितना जहर मैं डालता चला जा रहा हूँ, और अभी तो सॉइल उसको कितने दिन तक डाइजेस्ट कर पाएगी ईश्वर ही जाने, लेकिन ये सारा घूम घूम करके अल्टीमेटली मनुष्य के शरीर में जाना है। चाहे हम पानी के माध्यम से ले जाएं, चाहे एयर के माध्यम से ले जाएं, चाहे भोजन के माध्यम से ले जाएं। और अस्पतालों में जो मरीजों की भीड़ है, कभी आप देखेंगे जा कर के जन जीवन और मृत्यु के बीच में जो संघर्ष करते लोग गरीब दिखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यार ये हो तो गड़बड़ रहा है। तो बहुत सारे किसान मेरे चैनल में ऐसे हैं जो ये सब बना रहे हैं, और कई तो कल नेपाल का किसान कह रहा था साहब मैंने भी बना लिया, और एक मित्र हमारे इकराम भाई पाकिस्तान में बना रहे हैं। कुछ ने फ़ोन किया, कुछ ने नहीं फ़ोन किया, कुछ लोग बना रहे हैं। तो जो संवेदनशील लोग हैं, जिनको अपने और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, या जिनको धरती माता की चिंता है, जिनको इस प्रकृति की चिंता है, जिनके मन में एक ख्याल है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा, नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर बुरा ही होगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये संजीवनी खाद के बारे में आपको समझ में आया होगा। सर मेरा एक और प्रश्न है कि अक्सर किसान भाइयों का ये प्रश्न आता है कि जो संजीवनी खाद हमने एक बार बना ली है, इसको कब तक हम रख सकते हैं? यस, देखिए मित्र, मैंने बोला कि 1 एकड़ के किसान को इतनी बनानी है। अगर 2 एकड़ का किसान था तो उसको 200 लीटर का ड्रम लेना है। अगर आधा एकड़ का किसान है तो उसको 50 लीटर बनाना है। प्रश्न ये कि अरे बच गई है, मान लो आपने यूज की और हमको बच गई, अब हमको लगता है नहीं छिड़कना है, खूब ठीक अच्छा हो गया। तो वेजिटेबल का ग्रोवर मांडवी अक्सर खेती करता ही रहता है, वो एक क्रॉप हार्वेस्ट करेगा, दूसरी क्रॉप बो देगा। जब बच गई है तो हम इसके मटेरियल को अगेन, चूंकि मैंने बोला मेरे सारे किसान जीवामृत भी बना रहे हैं, इस सारे बचे हुए मटेरियल को मैं जीवामृत में ले चला जाऊंगा, वहाँ वर्क कर देगा, और फ्रेश फिर बना लूँगा संजीवनी खाद। ये कोई केमिकल नहीं है जो इसकी कोई एक्सपायरी डेट हो, लेकिन हाँ, ये नीम की पत्ती की स्मेल लॉस हो जाएगी एक लिमिट तक, 2 महीने तक तो इस पत्ती की स्मेल रहेगी। जैसे अकौड़ा, धतूरा, तंबाकू मैंने डाला है, तो इसका जो स्मेल थी वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएगी। तो गुड़ का वर्क और गोबर का वर्क और गौमूत्र का वर्क अब भी कंटिन्यू करेगा, चाहे इसको 1 साल रखे रहिए। लॉस हो रहा है तो अकौड़े और नीम की पत्ती का टेस्ट, उसकी स्मेल जो इंसेक्ट को बाहर भगाने वाली थी, तो ऐसी दशा में कोई बात नहीं, हम तम्बाकू या नीम की पत्ती या निमोली या धतूरा या अकौड़ा की पत्ती अगेन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।